बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपका पीडीएफ या बुक आपके पास खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 32 पे हमारा अगला टॉपिक मौजूद है। हर चीज़ बिल्कुल सीक्वेंस से हो रही है। आपकी बुक से एक लाइन से, एक टॉपिक से मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, बिल्कुल उसके मुताबिक काम चल रहा है। तो पेज नंबर 32 पे आप देख लीजिए, द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल, दो उसने नाम लिए। द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी और बोर्स एटॉमिक मॉडल। पहली चीज़ ये बता दूं कि अगर आप रट्टे लगाने वाले हैं, याद करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो बंद कर दें। अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को देखिए और चलिए उस दौर के अंदर जब क्या हो रहा था। आखिर आज 2022वां साल है, पीछे चलते हैं तो 2000 आ जाएगा, उससे पीछे चलते हैं तो 1999 आ जाएगा, 1999, उससे चलते हैं तो 1947, उससे पीछे चलते हैं तो फिर 1800 आ जाएगा, सॉरी 1900 आएगा। 1900 से आप पीछे आएँ तो 1899 आएगा और फिर इसी तरह फिर 1700 भी आएगा, 1600 भी आएगा। ये यहाँ से 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, ये लगभग कोई 400 साल का टाइम पीरियड है। उससे पीछे अगर आप जाएं ना, बीसी टाइम पीरियड में, तब डेमोक्रिटस ने ये बात की थी कि ये पूरी कायनात जो है ना, पूरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारी ज़मीन के ऊपर और ज़मीन से बाहर, सबकी सब एटम से मिलके बनी हैं, ऐसे पार्टिकल्स से, छोटे छोटे ज़र्रात से जो इनडिविजिबल हैं, उनको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते, वो आखिरी हद है। ये बात उसने कही थी। लेकिन ये बात कब 1897 में गलत हो गई। कब? जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, आपको पता है, एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। इसकी डिस्कवरी हुई 1897 में। अब टाइम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें आप साइंस की दुनिया में। एक तो नॉर्मल हिस्ट्री को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ना, टाइम लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक एडी टाइम पीरियड है, एक बीसी टाइम पीरियड है। एडी टाइम पीरियड एनो डोमिनी, वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद का टाइम पीरियड है और अभी भी चल रहा है, 2022 एडी। और दूसरा टाइम पीरियड कौन सा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले का टाइम पीरियड, जो कि बीसी टाइम पीरियड है, बिफोर क्रिस्ट। जितना भी टाइम पीछे चला जाए, ज़मीन की तख्लीक, कायनात की तख्लीक, सब वो बीसी टाइम पीरियड में आ जाता है। साइंस की दुनिया में ये जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई ना 1897 में, 1897 में, तो ये दो हिस्सों में साइंस डिवाइड हो गई थी। बिफोर 1897 जब एटम को ये समझा जाता था कि एटम की आखिरी हद जो है, एटम आखिरी हद है, एटम मज़ीद टूट नहीं सकता। एटम्स बहुत सारे जो है वो, उनके ऊपर काम भी हो रहा था, ऑक्सीजन पे, क्लोरीन पे, फ्लोरीन पे, ब्रोमीन के, इनके एटम्स के ऊपर। और सबसे छोटा एटम जो था वो हाइड्रोजन था। यहाँ तक कहानी पहुँच गई थी। उसके बाद जो है, जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो फिर दुनिया को पता लगा भाई एटम से भी छोटे पार्टिकल हैं। तो अब ये जो 1897 से 2022 जो है, अभी तक का ये जो टाइम पीरियड है, ये सारा का सारा कौन सा टाइम पीरियड है? जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स का टाइम पीरियड। ये कौन सा टाइम पीरियड है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उनका टाइम पीरियड है ये सारा का सारा। इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, क्वार्क्स भी हैं, ग्लियॉन्स भी हैं, ठीक है। मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। कुछ खुद जो है साइंटिस्टों ने बनाए भी हैं पार्टिकल्स,
तो बहरहाल ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि ये बहुत बड़ा इनकलाब था 1897 में। उसके बाद अब जब ये बात पता चली कि एटम से छोटा पार्टिकल है, तो फिर जहन में यही बात आई कि यार एटम का मॉडल, एटॉमिक मॉडल मतलब एटम का मॉडल मतलब एटम दिखने में कैसा होगा, ये इसका मतलब है। समझ आ गई बात? एटम जो है वो दिखने में कैसा होना चाहिए, अब ये बात लोगों के जहन में आ रही। तो काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ एटॉमिक मॉडल्स दिए, काफ़ी एटॉमिक मॉडल्स आए। 1897 के बाद अब लोगों के जहन में आया कि एटम का मॉडल दिया जाए। मॉडल मतलब नमूना, कि भाई एटम ऐसा होता है। लेकिन ये बात तो जब पूरी तरीके से कही जा सकती है जब एटम के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल आप डिस्कवर कर चुके हों। अभी तो सिर्फ एक ही हुआ है ना 1897 में, और उसके बाद 1911 में जाके लॉर्ड रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एटम के अंदर। देखें धीरे धीरे चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं ना, पहले इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर न्यूक्लियस भी डिस्कवर हो गया। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किसी के जहन में नहीं थी, सिर्फ न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। और उसके बाद लॉर्ड रदरफोर्ड ने ही 1920 में प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया, और 1932 में जाके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को भी डिस्कवर किया। बुनियादी ज़र्रात एटम के मुकम्मल हो गए। तो पहले जितनी मालूमात थी एटम के हवाले से लोगों के पास, उसके हवाले से वो एटम के एटॉमिक मॉडल्स दे रहे थे। ये बात ज़रा जहन में रखिएगा। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद आगे चल के 1897 के बाद 1900 भी आया है, और 1911 से पहले पहले, या मुझे याद पड़ रहा है लगभग 1908 का टाइम पीरियड है, ज़रा चेक कर लीजिएगा 1908 या 1904, मुझे सही तरह याद नहीं है। जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था उसने भी एटम का एक मॉडल दिया था, उसने भी अपने ख़यालात का इजहार किया था, उसने भी एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी की आप बात करें, एटॉमिक थ्योरी की या एटॉमिक मॉडल की बात एक ही है। एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल आपको यही बताता है कि एटम जो है वो अंदर से कैसा है। पहली बात, एटम जो है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनसे मिलके बना है। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी बात, इनके ऊपर चार्जेस कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। एटम में न्यूक्लियस भी होता है, एटम में शेल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बिल तरतीब धीरे धीरे लोगों को ये बातें पता चलती आ रही थी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एटॉमिक मॉडल्स कई आए, और जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया 1897 में, उसने भी आगे चल के एटम का एक स्ट्रक्चर पेश किया, एटॉमिक थ्योरी एक दी, एटॉमिक मॉडल उसने भी अपने हिसाब से दिया। लेकिन अब ज़रा समझिएगा कि 1904 में या 1908 में जे थॉमसन के पास मालूमात पूरी नहीं थी। सिर्फ एटम के अंदर उसने इलेक्ट्रॉन को ही तो डिस्कवर किया था, नेगेटिव पार्टिकल को। अभी तो आगे चल के न्यूक्लियस को डिस्कवर होना है 3-4 साल बाद। 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड जो है, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है, वो न्यूक्लियस को डिस्कवर करेगा, और फिर यही आगे जाके 1920 में प्रोटॉन को डिस्कवर करेगा, और फिर 1932 में न्यूट्रॉन डिस्कवर होगा। तो जितनी जिसके पास मालूमात थी उसके हिसाब से वो एटॉमिक मॉडल अपने दे रहा था। लॉर्ड रदरफोर्ड ने भी 1911 में अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। अगर आप ये समझना चाहते हैं ना, डिफेक्ट्स का मतलब है खामियां, 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 लिमिटेशंस, डिफेक्ट्स। बोर की थ्योरी में बोर ने भी एटॉमिक मॉडल दिया, कब? 1913 में, 1913 में। समझ आ रही है बात आपको? तो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया, और उसके 2 साल बाद नील बोर ने भी एटॉमिक थ्योरी दी और एटॉमिक मॉडल दिया। देखिए ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार अगर आपसे बोल दिया जाए नील बोर की एटॉमिक थ्योरी दें या नील बोर का एटॉमिक मॉडल दें, आपको एग्जाम में बोल दिया जाता है, तो आप बोलेंगे यार बुक में तो नील बोर के एटॉमिक मॉडल के हवाले से कोई टॉपिक ही नहीं है। आप तो यही ढूंढ रहे होंगे ना कि यार नील बोर के हवाले, नील बोर ने कौन सा एटॉमिक मॉडल दिया? भाई उसने तो सिर्फ डिफेक्ट्स ही तो निकाले थे। किसके? लॉर्ड रदरफोर्ड के, जो उसने 1911 में एटॉमिक मॉडल दिया था। नील बोर ने तो 2 साल बाद 1913 में कुछ खामियां तलाश की थी
लॉर्ड रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में। नील बोर ने थोड़ी ना कोई एटॉमिक मॉडल दिया भाई, उसने भी दिया, ऐसी बात नहीं है। और फिर नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, जो कि हमारा टॉपिक है आज का। तो 1911 में जब लॉर्ड रदरफोर्ड ने, क्योंकि कनेक्शन बनाए बगैर जो ना पिछले और आगे का, पिछले टॉपिक्स का कनेक्शन जब तक आप नहीं बनाएंगे आगे, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी पूरी। तो 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तो उसने कैसा दिया, उसने बोला कि एटम जो है वो हमारे सोलर सिस्टम जैसा है। जिस तरह सोलर सिस्टम में बीच में हमारे पास एक सन है और इसके गिर्द जो है प्लैनेट्स घूम रहे हैं, जिस तरह हमारा अर्थ जो है ये भी एक प्लैनेट है, ये भी सन के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और जिस तरह दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो भी चक्कर लगा रहे हैं सन के गिर्द, बिल्कुल इसी तरह 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और ये बात बताई कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बातें जब, तो लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपना ख्याल पेश किया कि भाई एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा निज़ाम शमसी है। समझ में आ रही है बात आपको? जिस तरह प्लैनेट्स घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द। अब ये मॉडल इसने दिया नील बोर ने अपना, लेकिन फिर क्या इसके ऊपर एतराज़ात हुए, ऑब्जेक्शंस हुए। क्या ऑब्जेक्शंस हुए वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये की पॉइंट्स हैं, आपको जहन नशीन करने चाहिए, इनको नोट करें। क्या एतराज़ात हुए, क्या ऑब्जेक्शन हुए लॉर्ड रदरफोर्ड ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और उन एतराज़ात को इसने ठीक किया नील बोर ने। फिर नील बोर के अपने एटॉमिक मॉडल में जो खामियां थी उनको कैसे रेक्टिफाई किया गया, ये आगे बात होगी, ठीक है भाई? तो पहले आप ज़रा नील बोर उसको देख लीजिए, लॉर्ड रदरफोर्ड को, कि वो क्या कहता है। ख़ास पॉइंट लिखूंगा, सिर्फ नोट्स मैंने बना रखे हैं इसके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट। तो रदरफोर्ड 1911 में ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? बुलेट्स में लिखूंगा बिल्कुल मैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं किसके गिर्द? न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है? तो एतराज़ ये हुआ भाई कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द। किस तरह? बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्लैनेट्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं किसके गिर्द? सन के गिर्द। तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्या जनरेट हुआ? ऑब्जेक्शन क्या आया कि प्लैनेट्स जो हैं वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो चार्ज ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। जिस तरह के इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ये बात हुई। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये चार्ज क्या होता है, अगर इसको समझना है आपने, तो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स के नाम से, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पार्ट 1, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पार्ट 2, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पार्ट 3, ये वीडियो आप मेरी तीनों देख लीजिए। उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है फिज़िक्स की, उसमें मैंने चार्ज को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है? अब यहाँ तो मैं नहीं बता सकता। तो ऑब्जेक्शन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और इसके पास एनर्जी मौजूद है। एनर्जी की छोटी सी डेफिनेशन जो है वो नोट कर लीजिए, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना, उसके पास एनर्जी लाजमी होगी, और एनर्जी जो है जैसे जैसे वो काम करता रहेगा, जैसे जैसे वो काम करता रहेगा। अब काम की नोयत जो है ना, यहाँ पर हरकत से आप ले लें, ठीक है? काम की नोयत यहाँ पर आप हरकत से ले लें, ठीक है? तो जो भी ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, आसान सी बात यह है कि उसके पास एनर्जी है, और जैसे जैसे वो हरकत करता रहेगा उसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म होती रहेगी। एनर्जी वैसे ख़त्म नहीं होती, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी ख़त्म नहीं होती। हीट एनर्जी से साउंड में चली जाएगी या लाइट में चली जाएगी। बहरहाल आपको आसान समझाने के लिए कि एनर्जी
ख़त्म होती है जैसे जैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो काम करता रहता है, हरकत करता रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी यकीनन है, तभी तो वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। और इसकी एनर्जी जो है वो कभी ना कभी तो ख़त्म होनी चाहिए। और जैसे जैसे एनर्जी ख़त्म होगी इलेक्ट्रॉन की, आखिर में वो क्या होगा, फॉल, वो गिर जाएगा। किसमें, न्यूक्लियस पे वो गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी तो मौजूद है उसके बावजूद भी, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम भी रहा है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर नहीं रहा। तो इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि कोई तो ऐसा सिस्टम है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो हालांकि हरकत कर रहा है तो एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है उसकी, तो फिर आखिर में उसके पास एनर्जी ख़त्म हो जानी चाहिए और उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पहला ऑब्जेक्शन था, इसको ठीक किया था नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर हुआ था, अब ये दो ब्लैक और ब्लू मार्कर मेरे पास आ गए भाई। ठीक है, तो एक तो ये ऑब्जेक्शन था नील बोर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है, कि एक तो ये कि इसकी एनर्जी जो है वो ख़त्म होगी और फाइनली ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ये जो है वो न्यूक्लियस में गिरता नहीं है। पहला ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन नंबर 1। दूसरा ऑब्जेक्शन था स्पेक्ट्रम का। ये स्पेक्ट्रम का आगे टॉपिक आ रहा है। ठीक है, प्रिज्म होता है, प्रिज्म शीशे का बना होता है, आपकी साइंस लैब में पढ़ा होगा इस तरह का। आप वो प्रिज्म जो है वो टीचर को बोलें वो प्रिज्म दिखा दें, वो प्रिज्म जो है ना वो लेके आप सनलाइट के सामने जब रखेंगे ना, तो लाइट जो है इसके ऊपर जब स्ट्राइक करेगी, क्योंकि ये शीशे का बना हुआ है, तो लाइट इसमें से घुसेगी और बैंड हो जाएगी, रिफ्रैक्शन होगी। तो लाइट रे जब इसके ऊपर पड़ेगी, दूसरी साइड से अकेली लाइट नहीं निकलेगी बल्कि लाइट के कलर्स निकलेंगे। इसका मतलब ये लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलके बनी है। ठीक है, और ये 7 कलर्स जो है विबग्योर कहलाते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरह से ये कलर 7 बनते हैं। तो हमें पता लगा ये इस बात का कि लाइट जो है वो 7 रंगों का मजमुआ है, 7 डिफरेंट कलर्स से मिलके लाइट जो है वो बनती है। ये बात हमें पता लगी पिछले 2-3 सालों में। अब ये जो लाइट की बात हो रही है, ये सनलाइट है। ये क्या है, ये सनलाइट है। और आप ये किस टाइम की बात है, 1600 मैंने कहा ना 300-400 साल का ही सारा गेम है। तो 1600 से ऑनवर्ड जाएँ तो न्यूटन जो है उसने ये करके दिखाया था, बोला प्रिज्म को सनलाइट के सामने रखा था, तो उसने ये बात नोट की कि सनलाइट प्रिज्म में से जब गुज़र रही है तो क्या हो रहा है, 7 कलर्स में टूट जाती है वो। तो कलर्स का ये जो ज़हूर है, कलर्स का ये जो ज़ाहिर होना है, कलर्ड लाइट्स का ये जो ज़ाहिर होना है, द इमर्जेंस ऑफ कलर, पैटर्न या इमर्जेंस, ये जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ कलर्स, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। पैटर्न ऑफ कलर्स जो है लाइट का, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन हुआ था, ज़रा इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये बात हुई कि स्पेक्ट्रम के हवाले से क्या ऑब्जेक्शन हुआ था। अब सनलाइट सिर्फ वाहिद लाइट थोड़ी ना है, लाइट आप बहुत सारी चीज़ों से ख़ुद बना भी सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने मेटल स्पून की आपको मिसाल दी थी, लोहे का, आयरन का एक स्पून है, आप उसको चूल्हे पर रख दीजिए, वो हीट जो है वो लेगा, गर्म होता रहेगा, गर्म होता रहेगा। किचन की लाइट ऑफ़ कर दीजिए तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आयरन का स्पून जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, मतलब उसमें वो ग्लो करने लगेगा, उसमें से लाइट निकलने लगेगी। ठीक है, तो आयरन के स्पून में से लाइट क्यों निकल रही है, उसकी वजह मैंने बता दी थी कि आयरन के स्पून के अंदर एटम्स मौजूद हैं। वो हीट जो आप दे रहे हैं आयरन स्पून को, वो हीट जा रही है उसके एटम्स के पास, और उसके एटम्स के पास उसके बाद फाइनली किन के पास जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ रहे हैं, एक शेल से दूसरे शेल में आ रहे हैं, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में आ रहे हैं। और जब दोबारा जंप करके वापस अपने पुराने शेल में वापस आ रहे हैं, तो वो जितनी हीट जो उन्होंने अपने अंदर एब्जॉर्ब की है उसको लाइट की शक्ल में वो बाहर निकालेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आयरन स्पून की जगह पर आप
क्या करें, कोई गैस जो है वो ले लें, शीशे की एक जो है ट्यूब है इस तरह से बंद और इसमें कोई गैस मौजूद है, ठीक है। आप इसको भी जब हीट अप करेंगे, क्योंकि देखें मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस है इस शीशे के जार के अंदर जो कि बिल्कुल बंद है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, आप इसको हीट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हीट जो है हाइड्रोजन गैस के पास, हाइड्रोजन के एटम्स के पास जा रही है और उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही है ये हीट। तो प्रोसेस वही होगा, आप मेटल के स्पून को आप लें, ठीक है, उसको हीट अप करेंगे तो वो हीट जो है मेटल के स्पून के एटम्स से उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को हीट अप करेंगे तो ये हीट जो है हाइड्रोजन गैस के एटम्स के पास जाके उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी और क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइटेड होंगे, अपना शेल बदलेंगे और दोबारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, बड़े शेल से छोटे शेल पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हुए क्या करेंगे, ये इस हीट को लाइट की शक्ल में अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, जिसको हम फोटोन कहते हैं। तो यहाँ मैं बना भी रहा हूँ, ये फोटोन्स जो हैं, ये जो फोटोन या लाइट जो ये हाइड्रोजन गैस के एटम्स से निकल रही है बाहर, तो आपको ये पूरी की पूरी जो बॉटल है ना, पूरी की पूरी ये जो जार है शीशे का बना हुआ, ये आपको इसमें से नज़र आएगा कि कलर्स निकल रहे हैं, कलर्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो कलर्स जो इसमें से बाहर निकल रहे हैं वो ऐसे नहीं निकल रहे जैसे कि सनलाइट से निकले थे, यहाँ जो कलर्स थे कंटिन्यू थे, यानी कि यहाँ पर कोई गैप नहीं है। ये जो साथ के साथ कलर हैं विबग्योर जिनको हम कहते हैं, सनलाइट की बात कर रहा हूँ, याद रहे ये जो लाइट आपको हाइड्रोजन गैस से मिल रही है ये अलग लाइट है, वो लाइट जो कि आपको मेटल स्पून को हीट अप करने से मिल रही है वो अलग लाइट है, और ये जो लाइट आ रही है ये सन से आ रही है, ये अलग लाइट है। सन लाइट को जब प्रिज्म के सामने रख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूस पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। इन कलर्स में कोई गैप नहीं है, ये साथ के साथ कलर्स जो हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो हैं सब के सब क्या है, इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, सब सीरीज़ में है, बिल्कुल कंटिन्यूस हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम बना है ना, अब इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे। ये जो साथ के साथ कलर्स हैं आपको एक दूसरे में घुसे हुए नज़र आएंगे, ठीक है, साथ के साथ कलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आएंगे। तो इस किस्म का स्पेक्ट्रम जब आपको मिलेगा, इस किस्म का आपको पैटर्न जब कलर्स का मिलेगा तो हम इसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ऑब्जेक्शन जो रदरफोर्ड का हुआ था ना, उसको क्लियर कर रहा हूँ, जो रदरफोर्ड पे ऑब्जेक्शन हुआ था स्पेक्ट्रम के हवाले से क्लियर हुआ था ना, स्पेक्ट्रम मैंने अभी आपको बता दिए और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जब ये जो एक ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, आप इसको हीट अप कर रहे हैं और हाइड्रोजन गैस के एटम्स जो हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स इस हीट को ले रहे हैं और एक्साइटेड हो रहे हैं, अपने शेल्स को बदल रहे हैं, और यहाँ से जो लाइट निकल रही है इसके आगे जब आप प्रिज्म को रखते हैं, जब आप प्रिज्म को रखते हैं तो फिर आपको पता है क्या नज़र आता है, आपको कलर्स तो नज़र आते हैं, 4 कलर्स, लेकिन पता है कैसे नज़र आते हैं, इस तरह के अलग अलग, बिल्कुल जिस तरह लाइंस नहीं बनी हुई होती इस तरह। आप चाहें तो गूगल कर लें या यूट्यूब पे जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये लिखें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये लिखें तो आपको पता लगेगा, वो ये आपको दिखा देगा। गूगल पे पिक्चर्स इमेजेस पे चले जाएं तो ये आपको दिखा देगा, अलग अलग कलर्स हैं। सनलाइट में क्या था, सनलाइट में इस प्रिज्म के आगे जो आपको पैटर्न मिला था कलर्स का, उनमें कोई गैप नहीं था, कंटिन्यूस था, एक दूसरे से चिपके हुए थे, साथ के साथ कलर्स जुड़े हुए थे, तो ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस कहलाया है। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन से मिल रहा था, ये जो कलर्स हाइड्रोजन से मिल रहे थे, इनमें गैप मौजूद था, गैप। अब ये कलर्स कौन कौन से थे, 4, मेरे ख्याल रेड था, ब्लू था, येलो था, बहरहाल ये 4 कुछ डिफरेंट कलर्स के थे। जब हाइड्रोजन से
जो लाइट निकल रही है उसको हम प्रिज्म से स्प्लिट कर रहे हैं, तो इस तरह का हमें पैटर्न मिल रहा है। तो स्पेक्ट्रम देखें ये भी है, ये भी स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ये भी हमें प्रिज्म से ही मिल रहा है। कब? जब प्रिज्म से लाइट टकरा रही है। कहाँ से आ रही है लाइट? हाइड्रोजन गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड हो रहे हैं उसके नतीजे में। लेकिन कितना फ़र्क है, इस स्पेक्ट्रम को देखें, ये कंटिन्यूस है, इसमें आपको कलर्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है वो स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहेंगे इस स्पेक्ट्रम को? इस पैटर्न ऑफ कलर्स को क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई आपको? अब यहाँ पर जब रदरफोर्ड की बात करते हैं तो रदरफोर्ड जो है वो बोल रहा है कि रदरफोर्ड ने ये बात बोली थी स्पेक्ट्रम के हवाले से। मैं इसको ज़रा मिटाऊं, पहले स्पेस बनाऊं, फिर इसकी तरफ आता हूँ। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम के हवाले से रदरफोर्ड पे दूसरी बात आई थी, क्या? कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके पास एनर्जी है, कंटिन्यूस एनर्जी है। देखें, रदरफोर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूस अगर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास एनर्जी कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एनर्जी है, कंटिन्यूस एनर्जी है। अगर कंटिन्यूस एनर्जी है, क्योंकि मुस्तकिल जब घूम रहे हैं तो उनके पास मुस्तकिल एनर्जी है, कंटिन्यूस एनर्जी है, और इसी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास ये जो एनर्जी होती है, अभी मैंने बताया, उसी से एक्साइटेड और डी एक्साइटेड वाला कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है, जिसके नतीजे में लाइट निकलती है, फोटॉन्स निकलते हैं मुख्तलिफ कलर्स के। तो ये बात हुई कि भाई अगर कंटिन्यूस रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनके पास कंटिन्यू मुस्तकिल एनर्जी है, तो स्पेक्ट्रम जो मिलना चाहिए वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, जैसे कि सनलाइट का मिलता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए जैसे कि सनलाइट का मिलता है, ये वाला। लेकिन जब एटम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, बल्कि क्या मिलता है? लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये वाला। ये दूसरा ऑब्जेक्शन था जो कि रदरफोर्ड पे था। समझ में आ गई बात आपको? नील बोर ने जब अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो फिर उसने 4 पॉइंट्स दिए, वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर नील बोर के डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं, तब जाके आपको नील बोर के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे वो समझ में आएंगे। जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि नील बोर ने क्या कहा, इनको कैसे रेक्टिफाई किया। ठीक है, बहुत शॉर्ट करके बुलेट्स में लिखूंगा, मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि इन शॉर्ट बात करूँ बिल्कुल। अब आप बोल रहे होंगे सर इन शॉर्ट, ये मैंने पॉइंट्स उठा लिए सारे के सारे। ठीक है, पहली ये चीज़ मैं बता दूँ, नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो था वो बिल्कुल सेम था जैसा उसने बोला। इस बात को ज़रा जहन में रखिएगा। नील बोर एटॉमिक मॉडल same as Rutherford except, यानी कि नील बोर ये मानता था कि जिस तरह रदरफोर्ड ने कहा है, कब दिया? 1913 में नील बोर ने। कैसे दिया था? कैलकुलेशंस के ज़रिए, अपनी कैलकुलेशंस के ज़रिए। ठीक है, एक्सेप्ट
उसने नील बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो सेम था बिल्कुल रदरफोर्ड के अलावा, एक्सेप्ट सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के। वो जो दो ऑब्जेक्शंस थे उनको जो है वो नील बोर ने कवर किया था। ठीक है भाई। पहली बात जो नील बोर ने बोली थी वो बोला था इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट में हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर फिक्स्ड ऑर्बिट में हैं और फिक्स्ड ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है भाई, एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है और फिक्स्ड डिस्टेंस पर मौजूद है, फिक्स्ड डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस। समझ में आ गई बात। नील बोर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ख़ास फासले पर मौजूद हैं न्यूक्लियस से, और जिन जगहों पर मौजूद हैं उनको हम क्या कहते हैं। उसने कहा कि उसने उनको शेल्स का नाम दिया, एनर्जी लेवल्स का नाम दिया, या उसने ऑर्बिट का नाम दिया, आप उसको ऑर्बिट कह लें। ये शेल्स, एनर्जी लेवल्स क्या हैं? वो रास्ते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। ठीक है, नील बोर ने भी वही बात की तकरीबन जो रदरफोर्ड ने कही थी। जो नील बोर का एटॉमिक मॉडल आया ना, तो आप सारी की सारी बातें रदरफोर्ड वाली ही लिखें, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ के जो ये इजाफी चीज़ें हैं। क्या बोला उसने नील बोर ने कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद हैं, यानी कि उनकी एनर्जी फिक्स्ड है वहाँ पर उन ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, ये दो पॉइंट यहाँ पर मैंने बता दिए आपको, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा पॉइंट आप नील बोर का सुन लीजिए। वो कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड डिस्टेंस पर फिक्स्ड ऑर्बिट में या एनर्जी लेवल में मौजूद हैं, नीदर गेन एनर्जी नॉर लॉस एनर्जी। जब तक वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मौजूद हैं, एक ख़ास फासले पर मौजूद हैं, घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, नीदर गेन, कोई एनर्जी गेन नहीं करेंगे। ये कौन सी एनर्जी है? वही हीट एनर्जी है जो कि आप दे रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं ना। याद है हाइड्रोजन गैस वाली मिसाल मैंने अभी आपको बताई, हाइड्रोजन गैस के एटम्स जो हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं। ठीक है, अभी मैंने मिसाल बताई है। तो नील बोर कहता है कि ना तो गेन करेंगे एनर्जी, ना ही नॉर लॉस एनर्जी। ठीक है, ना तो वो गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को, ना तो एनर्जी को लेंगे वो जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, और ना ही एनर्जी को लॉस करेंगे। लॉस किस शक्ल में हो रही थी एनर्जी? लाइट की शक्ल में। बोला ये काम होगा ही नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन हीट को लेंगे एनर्जी की शक्ल में, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे हीट को लाइट की, फोटोन की शक्ल में या कलर की शक्ल में। ठीक है भाई। फिर इसने बात क्या बोली? फिर इसने ये बात बोली कि अगर ऐसा मुमकिन है, अगर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन अगर ये करता है कि वो एनर्जी को गेन करेगा या लॉस करेगा, तो उसको अपना क्या करना पड़ेगा? अपना जो है वो चौथा पॉइंट अब बता रहा हूँ, अपना क्या करना पड़ेगा उसको ये काम का। अगर वो इलेक्ट्रॉन चाहता है कि एनर्जी को गेन करे और फिर एनर्जी को लॉस करे, तो फिर उसको अपना जो है वो एनर्जी लेवल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो लोअर एनर्जी लेवल से किस पे आ जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे। जब वो एनर्जी को गेन करेगा, वो जो हीट आप दे रहे हैं ना वो लेगा ही नहीं। इस बात को ज़रा समझिएगा। नील बोर ये कह रहा है कि लेने के लिए उस हीट को, उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा?
लोअर एनर्जी लेवल से, यानी कि N1 से, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये जो शेल है N1 से N2 पे उसको जाना पड़ेगा, तब ही ये एनर्जी को गेन कर सकता है। यहाँ पर ये गेन करेगा एनर्जी को। और जब ये लॉस करना चाहता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसको क्या करना करेगा, ये करने के लिए इसको अपना ही जगह दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आएगा, तब ही ये एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है या एनर्जी का लॉस कर सकता है। किस शक्ल में? लाइट की शक्ल में, यानी कि फोटॉन्स की शक्ल में। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के लिए भी इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो एनर्जी लेगा, और वापस जब आएगा तो वापस आके अपने अंदर से मौजूद एनर्जी को रिलीज़ करेगा या लॉस करेगा। किस शक्ल में? लाइट की शक्ल में। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। चौथा पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ, अब उसको नोट कर लें। अब चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए नील बोर के, ठीक है, और यही सारे पॉइंट्स इस नील बोर का एटॉमिक मॉडल हैं, ये बात मत भूलिएगा, या एटॉमिक थ्योरी भी आप इसको कह सकते हैं। एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी बात एक ही है। चौथा पॉइंट नील बोर ने अपनी एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल में जो दिया, उसने एक्साइटेशन की बात की। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कब होता है? जब वो एनर्जी, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो वो ये बात करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होगा तब जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और हीट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा। लेकिन ये जो हीट या हीट एनर्जी है, ठीक है, ठीक है, या एनर्जी है, ये इसको एब्जॉर्ब ऐसे नहीं करेगा, बल्कि एक स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में ही करेगा। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, उसी शक्ल में इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और उसी स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लाइट की शक्ल में रिलीज़ करेगा या लॉस करेगा। इसकी मिसाल ये समझ लीजिए कि आप जो है, हमारे तो अपने ईद होती है ना, ईद, आप बच्चों को ईद देने के लिए जाते हैं, तो ईदी देने के लिए जाते हैं तो आपके पास 1 रुपये का सिक्का भी है, 2 रुपये के सिक्के भी हैं, 5 रुपये का सिक्का भी है। लेकिन आप किसी फैमिली की तरफ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है ईदी का, वही हम लेते हैं, या तो आप 10 रुपये दें या 20 रुपये दें या 30 रुपये दें, ठीक है, 15 का कोई चक्कर नहीं है, 25 का कोई चक्कर नहीं है, 5 का, 8 का, 2 का कोई चक्कर नहीं है, या तो 10 रुपये दें या 20 रुपये दें या 30 रुपये दें। हमारी तरफ तो ईदी का भाई यही निज़ाम है। अब जो मेरे मिसाल जहन में आई वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो एनर्जी का एक स्पेसिफिक अमाउंट है, ठीक है, और इसी स्पेसिफिक अमाउंट को जो है वो क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वांटा। क्वांटा, इससे पूरी इस एक ये बात करने वाला एक शख्स था, उसका नाम था मैक्स प्लैंक। 1900 में उसने ये बात की थी, 1900 में, कि एनर्जी जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में ही कोई एटम जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है और रेडिएट कर सकता है। नील बोर ने असल में मैक्स प्लैंक के इस क्वांटा वाले कॉन्सेप्ट को, क्वांटा का मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो क्वांटा की शक्ल में एब्जॉर्ब हो सकती है, एनर्जी जो है वो पैकेट्स की शक्ल में एब्जॉर्ब हो सकती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में ही एनर्जी सिर्फ एब्जॉर्ब हो सकती है, गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, और जब रिलीज़ करेगा तब भी वो उसी स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में रिलीज़ करेगा लाइट की शक्ल में जब एनर्जी को, तब भी इसी स्पेसिफिक अमाउंट की शक्ल में करेगा, जिसको क्वांटा
कहा जा रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी कहा जा रहा है। इससे साइंस की दुनिया में हलचल मच गई और एक ऐसी ब्रांच का आगाज़ हुआ साइंस की जिसको हम क्वांटम के नाम से याद करते हैं। क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम कंप्यूटर है, ये तो खैर चीज़ है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम केमिस्ट्री है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये तो बड़ी लंबी डिटेल है आपके लेवल पे, फर्स्ट ईयर के लेवल पे तो भी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा सकता, कभी अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो एक नई ब्रांच का आगाज़ जो है इस टाइम में हुआ था। बहरहाल तो ये नील बोर ये कहता है, बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हालत में होता है तो वो एनर्जी को, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पैकेट की शक्ल में करेगा, क्वांटम की शक्ल में करेगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा एनर्जी का, उसी शक्ल में ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और इसके लिए इसने प्लांक्स इक्वेशन का सहारा लिया। प्लांक्स इक्वेशन का इसने हवाला भी दिया। प्लांक्स इक्वेशन नोट कर लीजिए, ये आपके काम आएगी। डेल्टा ई, यहाँ पर एक्साइटेड और डी एक्साइटेड फॉर्म होती है ना, एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है। ठीक है, ये डेल्टा जो है, ये जो आपको त्रिकोण नज़र आ रहा है, ये ग्रीक लेटर है, इसका नाम है डेल्टा। और ये जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बताना चाहते हैं, किसी चीज़ में कोई चेंज जब आता है तो चेंज इन एनर्जी हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में बदलाव आ रहा है। ठीक है, वो एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी में चेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉन की, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, इसका नाम है डेल्टा। ठीक है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर ये E2 क्या आ गया, माइनस E1 क्या आ गया। ये E2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है और E1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। यानी कि इसको आप N2 सपोज कर लें, N2 शेल माइनस N1 शेल, आप इसको सपोज कर लें N2 से N1 की तरफ आ रहा है, या बड़े एनर्जी लेवल से छोटे एनर्जी लेवल की तरफ जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी का जो चेंज आएगा उसके अंदर, उसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यही फिर डेल्टा ई जो है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच, और इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल आ जाएगा। अब ये डेल्टा वाला साइन भी ख़त्म हो जाएगा। ये ई इज इक्वल टू एच, और ये जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, एन यू, न्यू, और h क्या है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट है। मैक्स प्लैंक ने अपने नाम पर ये कांस्टेंट दिया था। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं। तो बहरहाल इस पॉइंट में नील बोर जो है वो सिर्फ यही बात करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में ही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है या रेडिएट कर सकता है। और उसने किसका सहारा लिया, उसने मैक्स प्लैंक की इस इक्वेशन का सहारा लिया था। ठीक है, ये वाली E इज इक्वल टू एच, और ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आखिरी पॉइंट जो नील बोर के हवाले से है, आखिरी पॉइंट, पांचवा और आखिरी पॉइंट में लिख रहा हूँ। आम जिंदगी के अंदर मोमेंटम का वर्ड आपको पता होगा। मोमेंटम किसको कहा जाता है? मोमेंटम का आसान सा मतलब है मास अपॉन वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, और mv, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी भी है, वो हरकत में भी है, मतलब उसकी स्पीड भी है, और उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास भी है। तो ये जब टर्म हम इस्तेमाल करते हैं तो यार हम बोलते हैं कि इस बाइक का मोमेंटम जो है वो कम है, ट्रक का मोमेंटम जो है वो ज़्यादा है। मतलब बैक वक्त किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसकी वेलोसिटी को एक साथ अगर आप बताना चाहते हैं तो आप मोमेंटम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। तो इनडायरेक्ट वे में आप दोनों चीज़ों को बता रहे हैं कि उसका मास और उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोमेंटम का फॉर्मूला है आसान सा।
एक और मोमेंटम है, ये मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कहलाता है, लीनियर मोमेंटम। एक दूसरा मोमेंटम है जो कि एंगुलर मोमेंटम कहलाता है, एंगुलर मोमेंटम। ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना चल रहे हैं भाई, आपके पास 4 डायरेक्शंस हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये 6 डायरेक्शंस हैं आपके पास और 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एक सिमत में सफ़र कर रहे हैं, या तो आप फॉरवर्ड जा रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं या अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं, लेफ्टवर्ड जा रहे हैं या राइटवर्ड जा रहे हैं, ये जो आप डायरेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हरकत कर रहा है उसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कहलाएगा। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट जब कोई एंगल बना रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ से एक ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं जा रहा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं जा रहा, बल्कि इन दोनों के बीच में यूँ जा रहा है, तो ये क्या है, ये एंगल बना रहा है यहाँ पर। अगर यूँ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है। तो और इसी तरह कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में घूम रहा है तो वो भी असल में मुस्तकिल अपना एंगल चेंज कर रहा है। ठीक है, चेंज कर रहा है। यहाँ पर भी सर्किल में घूमने की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एंगल आ जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नील बोर के मुताबिक भी वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल की बात लाजमी होगी। समझ में आ गई बात। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के हम मोमेंटम की हम बात करें तो हम इसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। और एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MVR, ये एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है भाई, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। इसके हवाले से ही ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है भाई, MVR एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो नील बोर ये बात करता है अपने 5वें पॉइंट में इसी के हवाले से कि एंगुलर मोमेंटम जो है, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसने ये बात बोली है कि एंगुलर मोमेंटम जो MVR है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा मल्टीपल, इंटीजरल मल्टीपल होगा NH/2π के। अब इसमें मज़ीद बात नहीं करूँगा, नहीं तो बात बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम, ये 5वां पॉइंट आ रहा है उसका। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि MVR। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन का, वो किसके बराबर होगा, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ NH/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π के बराबर होगा। ये उसने बात बोली है। इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, MVR = NH/2π। बस इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, बस एंगुलर मोमेंटम के हवाले से यही बात आप जहन में रख लीजिए कि उसने क्या बात बोली है कि एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, इसके NH/2π के। ठीक है, अब डिफेक्ट्स की तरफ चलते हैं। बोर मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स कौन कौन से थे, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है, जिसको समझाने के लिए मैंने इतनी डिटेल बताई है। आधे बच्चे तो मेरे ख्याल में वीडियो बंद भी कर चुके होंगे यहाँ तक मेरे पहुँचते पहुँचते, और अगर अभी तक आप बड़ी हिम्मत के साथ ये वीडियो देख रहे हैं और लेक्चर को भी नोट कर रहे हैं तो मेरा सलाम है आपको भाई। ठीक है, अब नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया, 5 पॉइंट उसने अपने दे दिए, उसमें उसने जो है वो करेक्शंस भी कर दी जो कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थी, जो कि मैंने बता भी दी, और उसमें काफ़ी मैंने ठीक एक्सप्लेन भी किए हैं, और काफ़ी ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है एक वीडियो में उनको सही तरह से पूरी तफसील से बताना। डिफेक्ट्स इन
बोर मॉडल। कब की बात है ये? 1913 की बात है। अब ज़रा डिफेक्ट्स देख लें कि बोर ने जो मॉडल दिया उसने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को कवर किया और अपना नया मॉडल दिया, एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन उसके अंदर उसकी दी हुई थ्योरी में भी कुछ डिफेक्ट्स है। क्या डिफेक्ट्स है? पहला जो डिफेक्ट था वो था यहाँ पर कि ये जो इक्वेशंस नील बोर ने दी थी, पहले भी मैंने करवाई है, रेडियस वाली, एनर्जी वाली, फ्रीक्वेंसी वाली और वेव नंबर वाली, ये सारी इक्वेशंस थी। ये सिर्फ सिंगल, और ये आपको बताऊँ ये सारी इक्वेशंस जो है ना, इसने नील बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल जब इसने लिखा, सारी तफसीलात बताई, एटॉमिक थ्योरी जो इसने अपनी दी थी उसमें ये सारी डेरिवेशंस इसने की थी, मैथमेटिकली इसने साबित किया था सारा का सारा नील बोर ने। तो इसने सिर्फ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक तो इसकी मैथमेटिकली प्रूव्ड जो एटॉमिक मॉडल था, इसका मैथमेटिकली प्रूव्ड जो एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक ही पॉसिबल था, बस पॉसिबल ओनली। अगर, और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? हाइड्रोजन का एटम आ जाता है, ठीक है, हीलियम आयन आ जाता है, लिथियम आयन आ जाता है, ये आ जाता है। सब के अंदर इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन हो रही थी, ठीक है। बेरिलियम भी आ जाता है इसके अंदर, बेरिलियम 3+ ये भी आ जाता है, इसके पास भी, इस आयन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो ये जो है वो क्या नहीं कर सका, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करता है नील बोर की एटॉमिक थ्योरी। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये फेल है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम फेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसे कि ऑक्सीजन का एटम आप ले लीजिए, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक ऑक्सीजन। यह पहला डिफेक्ट था इसमें। दूसरे डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी, क्योंकि हाइड्रोजन की बात अगर हम करें वहाँ पर भी हम स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट समझ में आया। स्पेक्ट्रम के ऊपर आगे वीडियो ज़रा तफसील से बनाऊंगा, ठीक है, पूरा टॉपिक है वो। तो इसी के अंदर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो स्पेक्ट्रम है ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। बट मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है, जैसे कि ऑक्सीजन का एटम है, अगर आप उसको हीट अप करेंगे तो भाई वो भी तो क्या करेगा, वो भी, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे। ऑक्सीजन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो डी एक्साइटेड होते हुए अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, लाइट की शक्ल में, कलर्स की शक्ल में, फोटॉन्स की शक्ल में। तो वहाँ पर इसकी ये फार्मूलाज जो थे, ये इक्वेशंस जो थी, वहाँ पर काम नहीं दे रही थी, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम ओके, बट मल्टी स्पेक्ट्रम सिस्टम जो है उसमें क्या हो रहा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम जो है वहाँ पर इसकी इक्वेशंस, इसकी जो थ्योरी है वो वर्केबल नहीं थी, ठीक है भाई। ये हो गई एक बात। तो दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, गोल गोल रास्तों पर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। नील बोर ने ये बात की थी, रदरफोर्ड ने भी ये बात की थी, जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट जो हैं, बाद में आने वाले साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने मैथमेटिकली इस चीज़ को प्रूव किया है। किस चीज़ को? कि
इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिवॉल्व एक्चुअली। अब आप हैरान हो रहे होंगे ये बात सुन के, उन्होंने देखा होगा सर आप इस तरह बनाते हैं गोल गोल, ये शेल हो गया, ये शेल हो गया। नो डाउट अभी तक ये सब सिस्टम चलता है, ठीक है, समझाने के लिए भी हम सर्कुलर ऑर्बिट्स इस तरह से बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली इस तरह से गोल गोल रास्तों पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है डज नॉट रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ्स, ठीक है भाई, मैथमेटिकली ये बात प्रूव हो गई। तो यहाँ पर ये भी एक डिफेक्ट था। तीसरा डिफेक्ट जो है उसको भी देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट अ डेफिनेट डिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास दो प्रिंसिपल आ जाते हैं। एक प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको समझना ज़रूरी है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या कहता है, किसी पार्टिकल की एट द सेम टाइम दो चीज़ें, दो चीज़ें एट द सेम टाइम बताना मुमकिन नहीं है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि किसी पार्टिकल के हवाले से आप बता नहीं सकते? एक तो उसकी लोकेशन, दूसरी उसकी स्पीड। यहाँ पर स्पीड के हवाले से मैं मोमेंटम का वर्ड इस्तेमाल करूँगा, मोमेंटम, ठीक है। तो अगर आप किसी पार्टिकल की लोकेशन जानना चाहते हैं कि इस वक्त ये पार्टिकल कहाँ मौजूद है, तो फिर आप जो है उसकी स्पीड या उसका मोमेंटम जो है वो गलत हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि सारा मैथमेटिकली काम हो रहा है ना। आपने एक स्पीड जो है उसकी कैलकुलेट की पहले एक पार्टिकल की, भाई उसकी स्पीड इतनी है या उसका मोमेंटम इतना है। उसी इक्वेशन में फिर आप उसकी लोकेशन जो है वो रखते हैं तो आपका जवाब सही नहीं आता। और जब मतलब स्पीड जो है वो और लोकेशन जो है वो बैक वक्त आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते मैथमेटिकली कि एक पार्टिकल जो है अभी उसकी लोकेशन किस जगह पर है, वो कहाँ पर मौजूद है, और उसी वक्त उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, ये बताना मुमकिन नहीं है। अगर आप लोकेशन उसकी बताएंगे तो आप उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम खो देंगे। अगर आप उस पार्टिकल की स्पीड या मोमेंटम या वेलोसिटी बताना चाहते हैं तो वो आप सही बता देंगे, लेकिन उसी वक्त उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। यानी कि लोकेशन फाइंड आउट करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो फिर लोकेशन उसकी चेंज हो जाएगी एक पार्टिकल के हवाले से। ये किसने कहा था? ये हाइजेनबर्ग ने कहा था, ठीक है। और इन्हीं के नाम से इसको कहा जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ गई बात आपको? ये बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर सोचिए ज़रा, अभी इससे पहले नील बोर ने जो है वो मोमेंटम की बात की है, एंगुलर मोमेंटम की, कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन का MVR जो है, किसी इलेक्ट्रॉन का MVR वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका NH/2π का। तो फिर वो तो बात गलत हो गई ना उसकी। आप मोमेंटम तो बता ही नहीं सकते ना भाई, क्योंकि मोमेंटम बताएंगे लोकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, लोकेशन पार्टिकल की बताएंगे तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें बैक वक्त बताना आपके लिए मुमकिन है ही नहीं। तो ये आगे ऑब्जेक्शन हुआ था, तो उन्होंने बोला कि भाई ये नील बोर आप कैसे जो है वो ये बता सकते हैं, हमारी कैलकुलेशंस इस बात को रिजेक्ट करती हैं। ये तीसरा। और चौथा और आखिरी पॉइंट, नील बोर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिकल की हैसियत दे रहे थे। 1913 में नील बोर कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में आया था, ठीक है।
चौथा और आखिरी ऑब्जेक्शन जो था वो नील बोर के एटॉमिक मॉडल या एटॉमिक थ्योरी पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिकल, जैसे कि कोई छोटी सी बॉल है, स्मॉल बॉल समझते रहे, लेकिन बाद में आके डी ब्रॉय ने, जिसको डी ब्रोगली भी कहते हैं लोग, कुछ गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये डी ब्रॉय है, डी ब्रोगली नहीं है, ठीक है, डी ब्रॉय। मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू में भी लिख देता हूँ, डी ब्रॉय। तो ये डी ब्रॉय जो हैं, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस कहलाता है, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। इन्होंने आके ये बताया कि भाई कि सिर्फ पार्टिकल, न सिर्फ पार्टिकल बल्कि आप में ये बोर्ड, ये पन्ना, ये मार्कर, सब का सब जो है वो क्या है, डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, डुअल कैरेक्टरिस्टिक, दोहरी खसूसियत रखते हैं, पार्टिकल नेचर भी, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन उठा था नील बोर के ऊपर कि भाई साहब आपने जो है वो पार्टिकल नेचर की तो बात की है, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है आपने उसके हवाले से कोई भी रोशनी नहीं डाली। ठीक है, कुछ टॉपिक आगे आने वाले जो है वो, अब जो अगले टॉपिक आएंगे वो मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस पे बात होगी। ठीक है, बहुत डिटेल्ड बात होगी। दिल पे पत्थर रख के इन वीडियोस को सुनिए, लेक्चर नोट कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे आके फिर इससे रिलेटेड जो MCQs आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, मुझे भी थकन होती है, मैं भी थकता हूँ, नो डाउट, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ अदा करना मेरा ज़रूरी है कि मैं बता देता हूँ पूरी डिटेल के साथ। आगे आप लोगों के ऊपर है, आप चाहें सुने या ना सुने। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।